Hello everyone. In the last video lecture, we talk about the uniqueness theorem for the heat equation. Today, we will start with wave equation. What is the wave equation? ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन ये दिखाता है कि हमारी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में और कितने स्पीड से प्रोपेगेट कर रही है. दैट इज नोन एज द वेव इक्वेशन. ओके, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को वेव इक्वेशन कहते हैं. ओके, सो द होमोजीनियस वेव इक्वेशन इज गिवन बाय utt minus delta of u is equal to 0, where delta of u is what? That is, you know that this is the Laplacian. Okay, so if you are taking that is xi I equal to 1 to n, right? That means xi is the spatial coordinate, you can say. So utt minus delta of u equal to 0, this is homogeneous wave equation, and utt minus delta of u is equal to f, where f is known. So that is the non-homogeneous wave equation. Here this t is positive and x is obviously belongs to u. You know that this is the subset of Rn. This is open, and this u, small u, this u is a function from u bar cross 0 to infinity to r, right? And this u is equal to u of xt. Okay, now this function is actually unknown. ये वैल्यू है जो हमने निकालनी है u की, राइट? लाप्लासियन का आपको पता ही है, ऑपरेटर का डेल्टा क्या है आपका, एंड इट इज़ गिवन दैट जो यहाँ पर एफ यू जो है नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन में, दिस एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम यू क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी टू आर, राइट? जो ये नोटेशन है यू टी टी माइनस डेल्टा यू, इसको कई बार हम इस नोटेशन से भी डिफाइन करते हैं. दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख दूंगा, दिस बॉक्स ऑफ यू, राइट? दैट मीन्स यू टी टी माइनस डेल्टा ऑफ यू. नाउ हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं लाप्लास इक्वेशन के एंड हीट इक्वेशंस के. ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है दैट इज बिहेव डिफरेंटली अदर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन एंड द हीट इक्वेशन. तो इन जनरल अगर मैं बात कहूँ कि जो सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन है दे आर नॉट इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल, राइट? सो यू विल टेक दैट एग्जाम्पल. जो हमने पिछली क्लासेस में हमने सोल्यूशन की बात की थी, दे आर बिलोंग टू द सी इनफिनिट आल्सो. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव इक्वेशन. सो वेव इक्वेशन जैसा कि आप अपने ग्रेजुएशन में भी स्टडी कर चुके हैं, व्हाट वाज दैट? वेव इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फॉर n इक्वल टू 1 एंड मेम्ब्रेन फॉर n इक्वल टू 2. दैट मीन्स फॉर 1 डायमेंशन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हो, मेम्ब्रेन फॉर 2 डायमेंशन एंड इलास्टिक सॉलिड फॉर n इक्वल टू 3. Okay, so in this all these things, so in this physical interpretation uxt represent the displacement. That will be the displacement in some direction of the point x at time t, that will be non-negative, right? So that means if you are taking that elastic string, so you think like that, if there is a string that is fixed at 2 points and if there is displacement over there, so that means this string is moving like this, or if it is this one like in this form. So you can say that कि जो ये displacement है किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं देखता हूँ, this is the displacement, actually this is uxt. जो ये है इसको मैं uxt यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, this is uxt, right? तो ये हो जाएगी uxt at some point x and t is greater than equal to 0, right? This represent actually the डिस्प्लेसमेंट. या फिर मेम्ब्रेन का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो मेम्ब्रेन इज लाइक इस रेक्टेंगुलर शीट यू कैन से. ओके, तो दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर शीट एंड दिस इज मूविंग, मीन्स अगर आप 3D में सपोज करोगे, सो यू कैन विजुअलाइज दैट इज मूविंग अप एंड डाउन. सो दैट मीन्स इट इज लाइक दिस वन. अगर पूरी की पूरी शीट ऊपर की तरफ जा रही है एंड द होल शीट इज गोइंग बिलो देयर, सो देयर आल्सो कि अगर मैं इस बेस के अकॉर्डिंग displacement measure करेंगे, so that will be the uxt in that case. Okay, at some point x and t is obviously greater than equal to 0. So similarly that will be in the elastic solid also, you can think of. So what is that uxt? It's a displacement in some direction of the point x at time t greater than equal to 0. if I take जो आपका u है रीजन, उसका मैं एक सब रीजन ले लेता हूँ, दैट इज v. ओके, सो दैट सब रीजन इज एक्चुअली
very smooth. And whenever we will find out the acceleration within v, that will be given by, or what is the acceleration, that will be d square v by dt square, where v is the velocity, it will be given by this. So here I am using that, sorry, d square u by d square s by dt square, इस तरीके से लेते हो जहाँ पर ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में u को बोल रहा हूँ, तो हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, बट व्हाट इज द u इन ऑल ओवर द सब रीजन v, what is the u is integration of u dx in the v, that will be the whole u, और इसको मैं डबल टाइम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, that will be the acceleration, and that will be equal to what, this integral will be equal to the integral over the v कर्ल स्क्वायर u over कर्ल t स्क्वायर, राइट। इसको मैं ऐसे भी रिलेट कर सकता हूँ u t t in v, right? This is the acceleration. So we got the acceleration. Now if we talk about the net force, net contact force, so you will say that the net contact force will be given by integral f dot nu ds over the surface of v, over the boundary of, sorry, over the boundary of v. So what is, why this negative sign? So negative sign shows that the direction of the outward normal and the force, they are the opposite. तो जो ये न्यू है, दिस इज द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो ये आपका न्यू है, दिस इज द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एंड एफ इज द एक्सर्टेड फोर्स। सो दोनों के दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स वाई वी यूज द नेगेटिव साइन फॉर द नेट फोर्स, राइट। सो अब आपके पास एक्सेलेरेशन भी आ चुका है, एंड ये आपका एक्सेलेरेशन है, एंड नेट फोर्स यू हैव। नाउ इफ वी यूज, इट इज रिटन ओवर देयर, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज रिटन ओवर देयर, एफ डिनोट द फोर्स एक्टिंग ऑन वी थ्रू द बाउंड्री ऑफ वी, एंड द मास डेंसिटी इज टेकन टू बी यूनिटी ओवर देयर। सो कहने का मीनिंग है कि अगर जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यू नो दैट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू द force, total force, right? So now this mass density I am considering this is unity, so this is 1 into acceleration, जो हमने ऊपर डिफाइन किया, acceleration is equal to the force, and that is the force, right? So after using the Newton law of motion we got this equation, that will be nothing but, ये आपके पास क्या है, that is the surface integral, and we know that by using the Gauss divergence theorem that the surface integral will be equal to the volume integral, and you know that जो हमने राइट साइड में लिखा हुआ है, ये जो surface integral है, that will be equal to the volume integral of the divergence of the function, right, vector function f. So you will say that this integral will be equal to the volume integral of divergence of f over v, alright. So now you know both the sides, the integration is over v, so you can take this to the left hand side and you will get this equation, okay. Now जो v था, v हमने कोई arbitrary सब रीजन लिया था u का, सो हम किसी भी सब रीजन पर ले गए, सो द इंटीग्रेशन ऑफ दैट विल बी इक्वल टू 0, सो हमारा v क्या रहा है यहाँ पर, arbitrary है, राइट। सो अगर ये सभी सब रीजन के लिए ये पार्ट, दैट इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, so you will say that utt plus divergence of f, that will be equal to 0. Now for the elastic body, f is a function of the displacement gradient du, जो भी आपकी इलास्टिक बॉडी है उसके लिए f क्या होगा, that will be a function of the gradient, this displacement gradient, right। d of u का meaning you know that is the set of the all partial order derivative of order 1, right। So we will write down this value, what is that, जो आपका फंक्शन है f, that is a function of du, तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिखी है, जस्ट utt plus divergence of f of du, that will be equal to 0. Now for the very small displacement gradient, जो आपकी linearization है, that means f of du, that is approximately equal to, that will be similar to what, minus of a du, right। So if I use what, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, सो यू विल से दैट विल बी utt
इक्वेशन बनेगी आपकी यू टी टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ माइनस ए डी यू, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। बट डाइवर्जेंस क्या आपका नेबुला डॉट यू टी टी प्लस, इसको डाइवर्जेंस पॉइंट क्या लिखा है नेबुला डॉट माइनस ए डी यू। बट व्हाट इज नेबुला? नेबुला यू नो दैट कि ये आपका एक ऑपरेटर है, ये आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, दिस इज द ऑपरेटर कर्ल बाई कर्ल x1 इंटू न्यू वन प्लस कर्ल बाई कर्ल x2 इंटू न्यू टू प्लस कर्ल बाई कर्ल xn इंटू न्यू एन। अगर हम नेबुला को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कहते हैं 3D में, तो वहाँ पर आप इस तरीके से बोलते हैं कर्ल बाई कर्ल x इंटू आई प्लस कर्ल बाई कर्ल वाई इंटू जे प्लस कर्ल बाई कर्ल जेड इंटू के। यहाँ पर हम nth Rn में बात कर रहे हैं तो आपका नेबुला ये होगा, राइट। सो दिस इज द नेबुला एंड व्हाट इज दिस वन? अगर मैं ऑपरेटर इफ अप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस ए तो स्केलर है, दैट कैन बी टेकन आउटसाइड, सो दैट विल बी नेबुला डॉट डी यू। एंड व्हाट इज डी यू? इट इज ऑफ कोर्स रिटन इन द राइट हैंड साइड नेबुला डॉट डी यू। ये तो नेबुला ऑपरेटर हो गया, और डी यू आपका क्या है? सेट ऑफ ऑल पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, अगर मैं इसे फॉर्म में लिखता हूँ दैट विल बी रिटन एज कर्ल यू ओवर कर्ल x1 इंटू न्यू वन प्लस कर्ल यू ओवर कर्ल x2 इंटू न्यू टू, राइट। So it will be nebula dot du will be given by curl square u over curl x1 square plus curl square u over curl x2 square and so on. So इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? that will be the delta of u. This is nothing but the delta of u. So आपके पास आ गया utt माइनस ए डेल्टा u इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट a की वैल्यू 1 यूज करता हूँ तो यू विल से दैट बिकम्स utt माइनस डेल्टा ऑफ u इक्वल टू 0 एंड दैट इज नथिंग बट योर वेव इक्वेशन, right? So that was the physical interpretation of that wave equation. So now we will discuss the solution of this one dimensional wave equation. So its name is D'Alembert formula. So D'Alembert formula क्या है आपका? जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है उसका अगर सोल्यूशन में R में फाइंड आउट कर रहा हो, ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे, सो दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज एक्चुअली नोन एज द D'Alembert formula। इसका सोल्यूशन जो होगा, ओके। So this can be written in this form also. Find the solution of the one dimensional wave equation. What is that? utt minus uxx equal to 0 in Rn क्रॉस 0 to infinity नहीं है यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ R1 क्रॉस 0 to infinity एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है कि u इक्वल टू g है एंड ut इक्वल टू h है ऑन R क्रॉस t इक्वल टू 0 पर। तो u क्या है? u इज ए फंक्शन ऑफ, यू नो दैट u एक्स टी हमारा जो इसका सोल्यूशन होगा। तो अगर u इक्वल टू जी है कहाँ पर? r क्रॉस t इक्वल टू 0 पर, तो t तो आपका 0 हो गया, दैट मीन्स u x 0 तो किसके इक्वल है? g ऑफ x के इक्वल आएगा। और ut आपका x 0 पर किसके इक्वल है? h x के इक्वल आएगा, राइट। ये हमने लिखा है u x 0 इक्वल टू जी एक्स एंड ut x 0 इक्वल टू h x फॉर ऑल x बिलोंग रियल नंबर। यहाँ पर जो h और g है, दीज आर द गिवन फंक्शंस, राइट। अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो लेट अस टेक u x t विल बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो हम ये सोल्यूशन सपोज किया, सोल्यूशन किसका है? इस इक्वेशन का, utt माइनस डेल्टा u। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द दिस फॉर्म कर्ल स्क्वायर u ओवर कर्ल t स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर u ओवर कर्ल x स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं u को बाहर लेता हूँ दैट कैन बी रिटन दिस ऑपरेटर ऑफ u विल बी इक्वल टू 0, और इस ऑपरेटर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कर्ल बाय कर्ल t प्लस कर्ल बाय कर्ल x इंटू कर्ल बाय कर्ल t माइनस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ u। इस ऑपरेटर को हमने ये लिख दिया, और u आप कैसे से दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। नाउ आई एम कंसिडरिंग इस पार्ट को मैं v कॉल कर रहा हूँ, सपोज दिस इज v। अगर मैं इसको v कॉल कर रहा हूँ तो आपके पास क्या रहेगा? कर्ल बाय कर्ल t प्लस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ v इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका, राइट। तो आपका देखो ये बन गया, अगर मैंने उसे v कॉल किया तो कर्ल बाय कर्ल t प्लस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ v इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या बन गई? इसको मैं अप्लाई करता हूँ v के ऊपर ऑपरेटर को, तो आपका बन गया कर्ल v बाय कर्ल t प्लस कर्ल v बाय कर्ल x इक्वल टू 0, राइट। दिस बिकम्स दिस वन। अब आपको यू रिमेंबर दैट व्हाट टाइप ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये कौन से टाइप की इक्वेशन है? जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द वेरी स्टार्टिंग लेक्चर, द वेरी फर्स्ट एंड द सेकंड लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के बारे में हमने बात की थी। तो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन किस तरीके से थी? जो होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थी वो हमारी इस तरीके से होती थी।
you can go through the lecture first and second of the partial differential equation. The transport equation was ut plus b into du is equal to 0. जहाँ पर ये b था, b क्या था, that is some real number, that means belongs to Rn, that b belongs to Rn. लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर b क्या होगा, b belongs to r raised to power 1, that means b belongs to r. So b आपका कोई रियल नंबर है, okay. Or you can say that equation will be ut plus b du equal to 0 where b belongs to r. लेकिन हमारा केस क्या है, आप इक्वेशन नंबर 5 देख सकते हो. ये जो हमारा केस है, इसमें क्या है आपके पास, इसमें हमारे पास b नहीं है, आपके पास है vt प्लस 1 इंटू वी एक्स इक्वल टू 0. तो b की जगह आपके पास क्या है, 1 है. तो आप कह सकते हो कि जो हमारे केस में है b की वैल्यू 1 है. तो हम होमोजीनियस जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, वहाँ पर इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, आई सपोज दैट जो आपके पास होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है वी टी प्लस वी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर b क्या हो गया, 1 हो गया, ओके. एंड जो इनिशियल कंडीशन है वो ये गिवन है कि वी एक्स 0 इज इक्वल टू ए एक्स, ये हमने सपोज कर लिया, राइट. अब मेरे पास ये क्या बन गई, होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन बन गई, जहाँ पर इनिशियल कंडीशन भी गिवन है. तो इसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द पीडी. व्हाट वाज दैट, लेट मी रिकॉल द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन ऑफ दैट ये थी आपकी होमोजेनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन यू टी प्लस बी डी यू इक्वल टू 0 इन आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी एंड यू इक्वल टू जी इन आर एन क्रॉस टी इक्वल टू 0, राइट. वेयर एक्स इन आर एन एंड टी इज पोस्ट टी. यहाँ पर बी क्या था, बी आर एन से बिलोंग कर रहा था. तो अब यहाँ पर इसी को इससे कंपेयर करो 6 से, तो ये R1 में है. सो वी टी प्लस 1 इंटू वी एक्स इक्वल टू 0, B1 हो गया. एंड वी एक्स 0 इज इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पर G की जगह हमारा क्या है, ए एक्स है, राइट. और G हमारा U में था सॉल्यूशन, U की जगह हमारा इसमें क्या है, V है, राइट. तो इसका सॉल्यूशन हमारा कैसे दिया जाता था, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होता था हमारा यू एक्स टी किसके दिया जाता था, दैट वाज गिवन बाय G ऑफ x माइनस टी बी. जो आपकी इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो इनिशियल कंडीशन में यू एक्स 0 किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल है. तो सॉल्यूशन में हमारा ये आएगा यू एक्स टी विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस टी इंटू बी, ओके. बी क्या था आपका, यू एक्स का जो कोफिशिएंट था दैट वाज द बी, राइट. तो हमारे पास यहाँ पर भी सॉल्यूशन क्या होगा, इसी वे में आप इसका सॉल्यूशन सोच सकते हो. तो जो ये मेरे पास इक्वेशन है, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है, होमोजेनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, तो आप कहोगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट वी एक्स टी, इसका सॉल्यूशन गिवन होगा वी एक्स टी से, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये रही आपकी इनिशियल कंडीशन. इस फंक्शन में ए ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस बी टी, लेकिन बी तो आपका क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ओके. तो एक्स माइनस टी इंटू 1, ए ऑफ एक्स माइनस टी इंटू 1 क्या हो गया, ए ऑफ एक्स माइनस टी, राइट. सो वी आपका क्या आ गया, ए ऑफ एक्स माइनस टी. तो वी की वैल्यू हम कहाँ पर प्लेस कर देते हैं, जहाँ पर अभी हमने सपोज किया था, राइट. इसको हमने वी सपोज किया था, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ. इसकी वैल्यू क्या आई, ए ऑफ एक्स माइनस टी. तो मेरे पास इक्वेशन बन गई कर्ल बाई कर्ल टी प्लस कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स माइनस टी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट. सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन की अगर मैं वैल्यू यूज़ करता हूँ, ओके, आई यूज़ देयर, वी की वैल्यू हमने यूज़ किया ना. सो वी की वैल्यू अगर मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ, सॉरी, इस इक्वेशन में हमने सेकंड इक्वेशन में वैल्यू यूज़ किया, इसमें थर्ड में नहीं, फोर्थ में हमने वैल्यू यूज़ किया, दैट इज़ एक्चुअली द वी. ये तो हम सोल्व करके चले ही है, ये तो हम ऑलरेडी सोल्व कर रहे थे. ये आई है जो, इसको मैंने क्या यूज़ किया था, वी किया था, ये रही फोर्थ इक्वेशन, इसकी वैल्यू आपकी वी थी. इस वी की जगह हम रखेंगे ए ऑफ एक्स माइनस टी, राइट. तो कर्ल यू, दैट मीन्स यू टी माइनस यू एक्स की वैल्यू आई है ए ऑफ एक्स माइनस टी. तो यू टी माइनस यू एक्स आपके पास आ गया है ए ऑफ एक्स माइनस टी, राइट. नाउ यू टी माइनस यू एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स माइनस टी इन आर क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, और इनिशियल कंडीशन क्या है, यू इक्वल टू जी इन आर क्रॉस टी इक्वल टू 0. अब ये कौन सी इक्वेशन है, रिमेंबर दैट, व्हाट इज दिस इक्वेशन,
दिस इज आल्सो ए ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर ये आपका नॉन जीरो है, दिस इज द नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो अगर मैं नॉन होमोजीनियस के सोल्यूशन को रिकॉल करता हूँ, जो आपका सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं पीडी के, फर्स्ट और या सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वाज दैट, लेट मी रिकॉल दैट। जो नॉन होमोजेनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन होती थी वो आपकी थी यू टी प्लस बी इंटू डी यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी था, ओके, और आर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। और इनिशियल कंडीशन क्या थी, यू इज इक्वल टू जी, दैट मीन्स यू एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स था, राइट। तो इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाता था, यू एक्स टी की वैल्यू आपकी आती थी जी ऑफ एक्स माइनस टी बी, जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें हम जो फंक्शन है जी वहाँ पर रखा है जी ऑफ एक्स माइनस टी बी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ, जो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस टी इंटू बी कोमा एस, राइट, एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस टी इंटू बी कोमा एस डी एस। सो ये सोल्यूशन था। अब यही सोल्यूशन अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, सो व्हेन यू कंपेयर दिस थिंग, कि अगर मैं इन दोनों को और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ इन्हें आपस में, तो ये आपके आर एन को जीरो टू इन्फिनिटी पर थी, ये आपकी आर पर है, जो ये 7 इक्वेशन है। यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पर जो ये बी है, बी की वैल्यू इधर देखें तो हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू -1 है। और अगर मैं देखो ये एफ एक्स टी है, एफ एक्स टी किसके इक्वल है, ए ऑफ, इसके इक्वल है, ए ऑफ एक्स माइनस टी, यानी कि एफ एक्स टी किस तरीके से डिफाइन है, ए ऑफ फर्स्ट वेरिएबल में से सेकंड वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया गया है, ओके। तो जो भी यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर एफ एक्स टी था उसमें फर्स्ट वेरिएबल में से सेकंड वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, इसमें। तो हम ये सोल्यूशन लिखते हैं, तो सोल्यूशन आपका क्या होगा, यहाँ पर u ऑफ एक्स टी, तो v ऑफ एक्स टी है, g की जगह हमारा क्या है, यहाँ पर g ही है, तो g लिखोगे g ऑफ x माइनस टी इंटू बी क्या है, यहाँ पर b है -1, राइट। तो b -1 तो आपका हो जाएगा g ऑफ x प्लस टी, राइट, प्लस फिर इंटीग्रल लिखोगे आप जीरो टू टी, तो f ऑफ x प्लस s माइनस टी इंटू 1, s माइनस टी इंटू 1, एंड सेकेंड वेरिएबल आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी में से, तो माइनस सेकेंड वेरिएबल क्या है, यहाँ पर s है, तो माइनस s हो जाएगा, राइट। और ये f नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा a, क्योंकि हमारा a गिवन है, राइट, ds। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन आपका यहाँ लिखा गया है, नीचे आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज दैट, यू एक्स टी विल बी गिवन बाय जी ऑफ एक्स माइनस टी बी, बी की वैल्यू देखो -1 है, तो हो गया जी ऑफ एक्स प्लस टी, और जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स टी की जगह क्या है, ए ऑफ एक्स माइनस टी, फर्स्ट वेरिएबल में सेकंड वेरिएबल, लेकिन फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन का कैसे बना था, एक्स प्लस एस माइनस टी इंटू बी, और सेकंड वेरिएबल था एस, तो इसमें से ये माइनस हो गया, क्योंकि फंक्शन वगैरह इस तरीके से ये बना, राइट। सो व्हाट इट विल बी, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, दैट विल बी ए ऑफ एक्स प्लस टी माइनस 2s, और ये हो गया जी ऑफ एक्स प्लस टी। इस इंटीग्रल को मैं कॉल करता हूँ, सपोज दैट दिस इज आई, इसकी वैल्यू सोल्व कर देते हैं पहले, ओके, फिर हम यू एक्स टी में रख देंगे। एक्चुअल में हमारा सोल्यूशन आ चुका है, ये जो यू एक्स टी है जो 8 से गिवन है, दैट इज एक्चुअली द सोल्यूशन, बट यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई एंड प्लेस इट ओवर हियर, देन यू विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन वेव इक्वेशन। सो लेट अस सोल्व फॉर द आई। व्हाट इज आई, आई इज द इंटीग्रल 0 टू t a of x plus t minus 2s ds. I suppose this is some variable y. So put x plus t minus 2s equal to y. So if I differentiate both sides, so these are the constant, minus 2 ds will be equal to dy. तो ds की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 y। अब आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर ये देखें s की वैल्यू क्या है, इन लिमिट क्या है 0 और t, जब s की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 यूज करूँगा, s की वैल्यू यहाँ पर 0 यूज कीजिए, तो s की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस टी, s 0 क्या तो y आ गया x प्लस टी। और जब मैं s को t यूज करूँगा, यहाँ पर s को t यूज करें तो x प्लस टी माइनस 2t, तो x माइनस टी होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस टी, राइट, जब s को t यूज किया। तो लिमिट आपकी क्या बन गई, आपकी लिमिट बन गई x प्लस टी सर, t से x माइनस टी तक, ओके। और क्या बन गया, a ऑफ y, और ds की जगह क्या आ जाएगा, dy/2, माइनस ऑफ dy/2, तो यहाँ dy लिख दो और -1/2 बाहर लिख दीजिए, ओके। तो ये आ जाएगा आपके टर्म, राइट, ये आई की वैल्यू। सो आई राइट डाउन दिस आई।
सो y की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, दैट विल बी देयर. व्हाट इज दिस वन? दैट विल बी a by dy minus half integral x plus t to x minus t. So if I change the limit of the integration, that will be negative negative positive, right? x minus t to x plus t a by dy, right? अब ये जो i की वैल्यू थी ये हमने यूज की, जो हमने इक्वेशन थी अभी, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इसी इक्वेशन में हम यूज कर देते हैं i की वैल्यू. ये जो 8 इक्वेशन है यहाँ पर i की वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो u x t क्या बनेगा आपका? g ऑफ x प्लस टी प्लस वैल्यू 5. तो ये आ गया मेरे पास u ऑफ x t will be equal to g of x plus t plus half of integral x minus t to x plus t a by dy, right? अब हम यूज करते हैं इनिशियल कंडीशन, वट एवर इज गिवन. वट इज गिवन देयर? यू एक्स की वैल्यू u किसके इक्वल है? g के इक्वल एट r क्रॉस t इक्वल टू 0 पर. दैट मीन्स u x कोमा 0 इज इक्वल टू जी एक्स, और u t h के इक्वल गिवन है. दैट मीन्स u t ऑफ x कोमा 0 इज इक्वल टू h x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट? अगर मैं इस पहली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इसको, तो यू विल से दैट यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू एक्स एट एक्स जीरो, क्या आ जाएगी? जी डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? एंड यू टी एक्स जीरो पर हमें वैल्यू पता है एच एक्स. ओके, तो अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है यू टी माइनस यू एक्स इसके इक्वल है यू टी माइनस यू एक्स. अभी हमें गिवन इक्वेशन है जो हम लेकर चल रहे हैं, ये है हमारी नॉन होमोजीनियस ट्रांसफर इक्वेशन. यू टी माइनस यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स. लेकिन यू टी की वैल्यू क्या है? देखिए, अगर मैं इन सभी की पूरी वैल्यू, अगर मैं आपकी टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की, तो टी को 0 पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका? यू टी एट एक्स जीरो माइनस यू एक्स एट एक्स जीरो विल बी इक्वल टू ए एक्स माइनस जीरो, दैट मीन्स ए एक्स. लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है यू टी एक्स जीरो क्या है आपका? एच एक्स, तो ये हो गया एच एक्स. और यू एक्स एक्स जीरो क्या है आपका? जी डैश एक्स, तो ये हो गया जी डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स, राइट? एच एक्स माइनस जी डैश एक्स इक्वल टू ए एक्स. तो जो ये ए एक्स आया है आपका, ए एक्स की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूंगा, एच एक्स माइनस जी डैश एक्स. ओके, एच एक्स माइनस जी डैश एक्स, तो ये रहा आपका यू एक्स टी दिस प्लस ए ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, यानी कि यहाँ पर वाई है मेरा, तो जस्ट वाई यूज करना हमने. तो इस ए वाई की जगह मेरा एक तरह से क्या बन जाएगा? ये रही, देखो ए एक्स की वैल्यू ये रही आपके पास, तो ए वाई की जगह क्या आ जाएगा मेरा? एच वाई माइनस जी डैश वाई, राइट, इन द स्टार इक्वेशन. सो हम यूज करते हैं स्टार इक्वेशन में, वी गॉट यू एक्स टी विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस टी प्लस हाफ ऑफ ए ऑफ वाई की वैल्यू पुट की, एच वाई माइनस जी डैश वाई. अगर मैं सेपरेट करता हूँ इंटीग्रल को, ये ऐसे कैसे सेपरेट किया इंटीग्रल को? इंटीग्रल ऑफ एच वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ जी डैश वाई, राइट? हाफ मल्टीपल में था ये आपका. नाउ यू सी व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश वाई? दैट विल बी जी वाई. तो जी वाई एंड लिमिट इज एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो व्हेन यू सॉल्व दिस विल बी दिस वन, जी एट एक्स प्लस टी माइनस जी एट एक्स माइनस टी, राइट? अब इन टर्म्स को कलेक्ट कर दो, तो ये आपका जी एक्स प्लस टी है, और उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स प्लस टी, तो क्या बचेगा आपका? हाफ ऑफ जी एक्स प्लस टी बचेगा, एंड प्लस हाफ ऑफ जी एक्स माइनस टी है, तो ये देखो हाफ कॉमन आ गया, जी एक्स प्लस टी प्लस जी एक्स माइनस टी, और बाकी क्या है? हाफ ऑफ एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी एच वाई डी वाई, राइट? तो ये आपके पास आ गया दिस वन, राइट? तो जो ये सॉल्यूशन आया आपका यू एक्स टी, that is actually the solution of the one dimensional wave equation in, that means one dimension means in R1, right? This is known as the D'Alembert formula. So you remember this formula, that means the solution of the one dimensional wave equation, or by naming, इस तरीके से पूछा जा सकता है what is the D'Alembert formula and derive it. Okay, so the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much students.